हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 21 के रूल नंबर 10 से लेकर के रूल नंबर 21 तक। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो रूल 10 जो है वो बात करता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन की, यानी निष्पादन के लिए आवेदन। जब किसी डिक्री होल्डर जिसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है को अपनी डिक्री लागू करवानी होती है तो उसे कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। कहाँ आवेदन करे? वह उस न्यायालय में आवेदन करेगा जिसने वह डिक्री पारित या फिर पास की है, या यदि उस कोर्ट ने किसी विशिष्ट अधिकारी को नियुक्त किया है तो उसके पास। यदि डिक्री को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया गया है तो उस नए न्यायालय या उसके उचित अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा। रूल नंबर 11 क्या बात करता है? मौखिक और लिखित आवेदन यानी कि ओरल एंड रिटन एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बात करता है रूल जो है 11 का एक बात करता है बेसिकली ओरल एप्लीकेशन के बारे में। पेमेंट ऑफ मनी, यदि डिक्री पैसों के भुगतान से संबंधित है और जिस समय कोर्ट डिक्री सुना रहा है उसी समय यदि डिक्रीदार कोर्ट में मौखिक रूप से प्रार्थना करता है तो कोर्ट वारंट तैयार होने से पहले किसी जजमेंट डेप्टर को गिरफ्तार करने या जेल में डालने का आदेश दे सकता है, बशर्ते वह ऋणी उस समय कोर्ट परिसर में जो है के भीतर मौजूद हो। नियम 11 का 2 बोलता है रिटर्न एप्लीकेशन के बारे में। मौखिक आवेदन के अलावा डिक्री के निष्पादन के लिए हर आवेदन लिखित होना चाहिए। इस पर आवेदक या किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर और वेरिफिकेशन होना चाहिए जो मामले के तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ हो। वह आवेदन एक टेबुलर फॉर्म के रूप में होगा जिसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, जैसे सूट नंबर, पक्षों के नाम, डिक्री की तारीख, क्या डिक्री के खिलाफ कोई अपील की गई है, डिक्री के बाद पक्षों के बीच हुआ कोई भुगतान या समझौता है, या पहले किए गए निष्पादन आवेदन का विवरण और उनका परिणाम, ब्याज सहित देय राशि, कोर्ट द्वारा दिया गया खर्चा। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ निष्पादन चाहिए और न्यायालय से किस प्रकार की सहायता चाहिए, जैसे संपत्ति की सुपुर्दगी, कुर्की और बिक्री, गिरफ्तारी या रिसीवर की नियुक्ति। इस तरीके से सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए टेबुलर फॉर्म में। रूल 11 का 3 आप बोलता है कोर्ट चाहे तो डिक्रीदार से डिक्री की प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी पेश करने को कह सकता है। अब रूल 11 का ए क्या बोलता है? ये बोलता है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड्स, यानी गिरफ्तारी के लिए आवेदन में आधारों का उल्लेख। यदि जजमेंट डेप्टर को गिरफ्तार करवाने और जेल में बंद करवाने के लिए आवेदन करता है तो उसे आवेदन में या उसके साथ एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट लगाकर उन ठोस कारणों या आधारों या ग्राउंड्स के बताना होगा जिसके वजह से वह गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। रूल 12 क्या बात करता है? ये बात करता है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेप्टर्स पोजेशन, यानी कि चल संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन जो ऋणी के कब्जे में नहीं है। यदि डिक्रीदार किसी ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या कुर्क करवाना चाहता है जो ऋणी की तो है लेकिन इस समय ऋणी के कब्जे में नहीं है बल्कि किसी और के पास है, तो डिक्रीदार को अपने आवेदन के साथ उस संपत्ति की एक सूची इन्वेंट्री लगानी होगी जिसमें संपत्ति का सटीक और उचित विवरण दिया गया होगा। अब रूल 13 क्या बात करता है? ये बात करता है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कंटेन सर्टेन पर्टिकुलर्स। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन मकान है और उसे कुर्क करना है तो आवेदन के निचले हिस्से में ये बात होनी चाहिए, जैसे संपत्ति का ऐसा विवरण जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो, जैसे उसकी 4 दीवारी होगी, बाउंड्री, सर्वे नंबर या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नंबर भी, उस संपत्ति में जजमेंट डेप्टर का कितना हिस्सा या शेयर उसका है, उसका इंटरेस्ट है, इसकी पूरी जानकारी डिक्रीदार को अपने जो है सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार देनी होगी। रूल 14 बात करता है पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में कलेक्टर के रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण की आवश्यकता। यदि आवेदन किसी ऐसी भूमि यानी कि लैंड की कुर्की के लिए है जो रेवेन्यू देती है और कलेक्टर के कार्यालय में पंजीकृत है तो न्यायालय डिक्रीदार से यह कह सकता है कि वह कलेक्टर के रजिस्टर से उस भूमि का एक सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट लाकर कोर्ट में जमा करे ताकि मालिकाना हक और राजस्व की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। रूल 15 बात करता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिक्री होल्डर। यदि कोई डिक्री
एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से जॉइंटली पारित की गई हैं, तो उन सभी की भलाई के लिए उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति पूरी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके कानूनी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है, जब कोर्ट ऐसे किसी एक व्यक्ति के आवेदन पर निष्पादन की अनुमति देता है तो कोर्ट उन बाकी डिक्रीदारों के हितों की रक्षा के लिए उचित आदेश जारी करेगा जिन्होंने इस आदेश में भाग नहीं लिया था। अब रूल नंबर 16 क्या बोलता है? ये बोलता है डिक्री के ट्रांसफरी द्वारा निष्पादन का आवेदन। यदि किसी डिक्रीदार ने अपनी डिक्री के अधिकार लिखित रूप में या कानून के प्रभाव से, जैसे मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति यानी कि ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो वह नया व्यक्ति भी डिक्री के निष्पादन के लिए उसी कोर्ट में आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पास की थी। शर्त क्या है? यदि डिक्री को लिखित असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट इन रिटन राइटिंग के जरिए ट्रांसफ़र किया गया है तो न्यायालय ट्रांसफ़र करने वाले ट्रांसफरर और जजमेंट डेप्टर को नोटिस देगा और उनकी आपत्तियां सुनने के बाद ही निष्पादन की अनुमति देगा। रूल 17 प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, निष्पादन का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय की प्रक्रिया। पहला पॉइंट इसका है, जब कोर्ट को निष्पादन का आवेदन मिलता है तो कोर्ट पहले यह जांच करता है कि आवेदन नियम 11 से लेकर के 14 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। यदि उसमें कोई कमी या गलती यानी कि डिफेक्ट मिलती है तो कोर्ट उसे तुरंत या कुछ समय देकर सुधारने के लिए, रेमेडी करने के लिए उसका अवसर देता है। फर्स्ट का ए बोलता है इसमें इसका पॉइंट, यदि डिक्रीदार तय समय में उस गलती को नहीं सुधारता तो कोर्ट आवेदन को खारिज यानी कि रिजेक्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट इसका है, यदि आवेदन में सुधार कर लिया जाता है तो कानूनन यह माना जाएगा कि यह उसी दिन पेश किया गया था जिस दिन इसे पहली बार लाया गया था। तीसरा पॉइंट, सभी संशोधनों पर जज साहब अपने हस्ताक्षर या इनिशियल्स करेंगे। नंबर 4, आवेदन सही पाए जाने पर कोर्ट उसे निष्पादन के उचित रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशंस में दर्ज कर लेगा। अब रूल नंबर 18 क्या बात करता है? एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज यानी कि प्रति डिक्री के मामलों में निष्पादन। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट ए बोलता है कि यदि दोनों राशियां बराबर हैं तो दोनों डिक्री संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड मान ली जाएंगे और किसी को कुछ नहीं देना होगा। ठीक, अगला पॉइंट है इसका बी, यदि राशियां असमान हैं, ठीक है, मतलब सेम नहीं है, तो बोलता है मान लीजिए जैसे ए को बी ने 10,000 रुपये लेने हैं, ए को बी से 10,000 रुपये लेने हैं और बी को ए से 6,000 लेने हैं, तो बड़ी राशि वाले व्यक्ति जैसे ए को निष्पादन का अधिकार मिलेगा लेकिन सिर्फ बची हुई रकम के लिए, यानी कि 10,000 में से अगर 6,000 कम कर दे तो 4,000 के लिए छोटी डिक्री पूरी तरह संतुष्ट मान ली जाएगी। रूल नंबर 19 क्या बात करता है? एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर सेम डिक्री यानी कि एक ही डिक्री के तहत प्रति दावे। यदि एक ही मुकदमे की एक ही डिक्री में यह आदेश है कि दो पक्ष एक दूसरे को पैसे देंगे, क्रॉस क्लेम करेंगे, नियम 18 की तरह ही यहाँ भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि दोनों राशियां बराबर हैं तो मामला खत्म। यदि राशियां अलग अलग है तो जिसे अधिक पैसे मिलने हैं वह केवल अंतर की राशि यानी कि डिफरेंस अमाउंट को वसूलने के लिए कोर्ट में मदद ले सकता है। रूल 20 क्या बोलता है? क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्टगेज सूट, यानी कि यह नियम स्पष्ट करता है कि नियम 18 और नियम 19 के जो सिद्धांत हमने अभी समझे वे मॉर्टगेज या चार्ज को लागू करने के लिए सेल से संबंधित डिक्री पर भी पूरी तरह लागू होंगे। अब रूल नंबर 21 क्या बोलता है? ये एक साथ निष्पादन की बात करता है। ठीक है, न्यायालय के पास यह विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वह डिक्रीदार को एक ही समय में ऋणी के गिरफ्तारी और उसकी कुर्की संपत्ति की यानी कि दोनों के खिलाफ एक साथ निष्पादन की कार्यवाही करने से मना कर सकता है। कोर्ट यह तय कर सकता है कि पहले एक संपत्ति कुर्की होगी या गिरफ्तारी। यह पूरी तरह कोर्ट की संतुष्टि पर निर्भर करता है। तो आई होप कि आपको ऑर्डर 21 का रूल 10 से लेकर के रूल 21 तक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।